ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चैप्टर 12 में, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस, टैक्स। ये टीएस गरेवाल का चैप्टर 12 है। क्वेश्चन 3 में मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 1 और 2 बता दिया था, थर्ड से लेकर हमारा बाकी है। ठीक है, 1 और 2 मैंने लिख भी दिया है, अब थर्ड से लेकर हमारा बाकी है। ये थर्ड पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले सारा। अब थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, goods of ₹6,000 were destroyed by fire and were not insured. These goods were purchased from outside the state. अब बेटा अगर outside the state है तो IGST लगेगा, सेम स्टेट होता है तो CGST और SGST लगता है, आउटसाइड द स्टेट हो तो IGST लगता है। अब 6,000 रुपीज के हमारे गुड्स जल गए, गुड्स बर्न बाय फायर, तो जब भी GGOTS की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। मैंने बहुत बार बताया, GGOTS की कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो 6,000 परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट IGST भी क्रेडिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट IGST भी क्रेडिट होगा। और IGST का परसेंटेज कितना है? IGST का परसेंटेज है ये रहा 12%। अब मैं लिख के बता दूं, 6,000 परचेज में होगा क्रेडिट। अब 6,000 का 12% होता है 720, 6,000 होगा परचेज में क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, और ये 12% IGST टू इनपुट IGST अकाउंट। ये होगा हमारा 6,000 रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। 6,000 का 12% होता है 720, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। जब भी GGOTS की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट IGST भी क्रेडिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था आउटसाइड द स्टेट। अब इन दोनों को प्लस करके 6720 आएगा। इतने हमारे गुड्स जल गए, क्या लिखा हुआ था, इतने हमारे गुड्स बर्न डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 6720। तो 6720 लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर हुआ 6720 टू परचेज टू इनपुट IGST। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, बस इतना ही करना है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीज वर नॉट इंश्योर्ड। दीज वर नॉट इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सारा का सारा 6720 रुपीज हमारा लॉस ही हुआ। वैसे इसमें A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट 3 एंट्रीज थी। जब हमने जर्नल एंट्री चैप्टर किया था तो इसमें A B C 3 पार्ट होते थे, बट आज A B C 3 पार्ट नहीं होंगे। वो 3 पार्ट्स कब होते हैं? जब हमने कुछ गुड्स का इंश्योरेंस वगैरह करवाया हो, यहाँ पे कोई हमने इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाया तो बस ये पहला पार्ट ही होगा। तो बीइंग गुड्स बर्न्ड या डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बस नरेशन इतना काफी है, बीइंग गुड्स बर्न्ड बाय फायर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड डेट हो गया। अब क्वेश्चन में थर्ड डेट के बाद फोर्थ डेट है। फोर्थ डेट में लिखा हुआ है पेड ₹4,000 इन कैश as wages on installation of machine, GST is not to be levied या calculated। इसमें GST नहीं है। ये फंडामेंटली बच्चे इसका आंसर गलत कर देंगे। फंडामेंटली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोग इसका आंसर गलत करने वाले हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड ₹4,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो पहले मैं गलत एंट्री बताऊं, इसकी गलत एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत है, वेजेस टू कैश गलत है। सही एंट्री बताऊं, इसकी सही एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। मैं लिख के बताता हूं फोर्थ आंसर, फोर्थ पॉइंट अमाउंट 4,000 दे, अमाउंट थे इसके 4,000। एक बार अमाउंट चेक कर दें, एक बार इसकी अमाउंट चेक कर दें। इसकी अमाउंट 4,000, ये रहा 4,000 थी, सही है। अब हम लोगों ने 4,000 रुपीज कैश पे किया, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड पे लिखता हूं टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 4,000 हमारा कैश चला गया। अगर आप डेबिट में लिखते हो वेजेस अकाउंट डेबिट तो वो रॉन्ग है। अगर आप लिखते हो वेजेस अकाउंट डेबिट
तो वो रॉन्ग है। अगर आप लिखते हो मशीन अकाउंट डेबिट, अगर आप लिखते हो मशीन अकाउंट डेबिट 4000 तो ये करेक्ट है, ये सही है। अब मैंने दोनों लिख के बताए आपको, रॉन्ग भी और करेक्ट भी। अब इसका रूल भी बता देता हूं। कोई भी एसेट खरीदते टाइम, कोई भी एसेट खरीदते टाइम अगर हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उन एक्सपेंसेस को हम लोग अलग से डेबिट नहीं करते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम लोग एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेजेस को वेजेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग वेजेस को वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग वेजेस को मशीनरी बोलेंगे, क्योंकि वेजेस इज पेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ठीक है, चलो मैं दोनों सही वाला गलत वाला वर्किंग नोट्स में फिर से लिख के बता दूं। बीइंग वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब मैं आपको इसका सही और गलत दोनों वर्किंग नोट्स में फिर से लिख के बता दूं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो पेड वेजेस ₹4000 तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, इसकी जर्नल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 4000। अगर क्वेश्चन ही ऐसा हो पेड वेजेस ₹4000 तो हमारे आंसर में वेजेस को वेजेस ही बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड वेजेस 4000 तो हमारे आंसर में वेजेस को वेजेस ही बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा बोला हो फोर्थ पॉइंट में कि पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो हमारा आंसर अलग होगा। तो हमारा आंसर होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने दोनों इसलिए बताए क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हार्ड वाला सिखाता हूं तो इजी वाला भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। अभी आप दोनों में फर्क देखो क्या है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एग्जाम्पल 1 और इसको नाम दे देते हैं एग्जाम्पल 2, तो आपको फर्क पता चले। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड वेजेस, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड वेजेस तो हम लोग वेजेस को वेजेस ही बोलेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर क्वेश्चन में लिखा है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹4000 तो सेकंड एग्जांपल में हम वेजेस को वेजेस नहीं बोलेंगे, सेकंड एग्जांपल में हम वेजेस को मशीनरी बोलेंगे। अब दोनों में फर्क क्या है वो ध्यान से देखो। ठीक है, रूल ये होता है इफ any asset is purchased and some expenses are paid incidental to the purchase of the asset, then though the expenses are not recorded separately but they are added to the value of the asset। तो इन एक्सपेंसेस को हम लोग अलग से नहीं लिखते हैं, वेजेस को वेजेस नहीं बोलेंगे, वेजेस को मशीनरी बोलेंगे। तो दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है, ध्यान से लिखना वर्किंग नोट्स में। एग्जाम में इसकी कोई मार्क्स नहीं है, एग्जाम में जो हम जर्नल एंट्री लिख रहे हैं ये वाले इसकी मार्क्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली। हम रहते हैं बिजनेस करते हैं हरियाणा में, अर्जुन रहता है दिल्ली में। सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली हो गया हरियाणा से बाहर, तो इसमें लगेगा IGST, क्योंकि स्टेट के बाहर हो गया ना, स्टेट के बाहर हो गया तो IGST लगेगा। सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। बस पहले इतना लिखते हैं वर्किंग नोट्स में। ट्रांजैक्शन नंबर 5 अर्जुन दिल्ली 20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5 वर्किंग नोट्स में लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5। यहां पे मैं लिखता हूं अर्जुन दिल्ली सेल्स। हम लोगों ने दिल्ली में अर्जुन को सेल किया 20,000 रुपीज के गुड्स। ये 20,000 हमारा लिस्ट प्राइस है। अर्जुन को हमने गुड्स बेचे, अर्जुन दिल्ली में रहता है, और अगर दिल्ली में रहता है तो IGST लगेगा। और जब सेल्स होता है तो सेल्स में लगता है आउटपुट,
IGST। परचेज हो तो इनपुट, सेल हो तो आउटपुट, और परचेज हो तो इनपुट, सेल हो तो आउटपुट, सेम स्टेट हो तो CGST और SGST, अदर स्टेट हो तो IGST। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट में और क्या बोला हुआ है? फिफ्थ पॉइंट में बोला हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% वाज अलाउड। बस आगे मत पढ़ो। 10% TD, 5% CD। अब 10% TD, 5% CD। मैं यहां पे लिख देता हूं 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगा, और 5% कैश डिस्काउंट, ये मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे लेस 5% कैश डिस्काउंट। आपको भी मालूम है कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसमें से हम लोग कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये 20,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, इसका 10% होगा 2,000, 20,000 का 10% होगा 2,000, ये 2,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। अब बाकी बचेगा हमारा 18,000, बाकी बचेगा हमारा 18,000। ये 18,000 को हम लोग बोलेंगे नेट प्राइस। नेट प्राइस, अब जितना भी नेट प्राइस होगा उतना सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, जो भी नेट प्राइस होगा उतना सेल्स अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा आउटपुट IGST, और वो है 12%, वो मैं इस 18,000 में निकालूंगा आउटपुट IGST। ये मैं आउटपुट IGST ऐड कर दूंगा, ऐड 12% आउटपुट IGST, और आउटपुट IGST जो मैं निकालूंगा वो मैं 18,000 का 12% निकालूंगा। तो 18,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100, और इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने निकाला 20,000 के, ट्रेड डिस्काउंट था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, और IGST में निकालूंगा 18,000 रुपए पर, तो 18,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, ये होगा 2160। ये 2160 में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 18,000 और 2160, 20,160। इस 20,160 के बाद हम कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग अलग करेंगे, वो क्वेश्चन में जैसे बोला हो। ये 20,160 में से कितना कैश ट्रांजैक्शन है और कितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो हम दो पार्ट्स कर देंगे। उसके लिए वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट याद करो, सबसे पहले लिस्ट प्राइस, फिर माइनस ट्रेड डिस्काउंट, फिर नेट प्राइस, फिर आउटपुट IGST, फिर जितना टोटल आया उसमें कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग अलग, फिर जो कैश ट्रांजैक्शन आया उसमें 5% कैश डिस्काउंट माइनस होगा। अच्छा, ये जो आउटपुट IGST है ये भी क्रेडिट ही होगा, सेल्स भी क्रेडिट होगा, 18,000 सेल्स भी क्रेडिट होगा, और 2160 आउटपुट IGST भी क्रेडिट होगा। आगे क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे, मतलब अर्जुन ने सारा पैसा उसी दिन पे सेम डे पे कर दिया, एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट था 5%। ही पेड द अमाउंट, अब ये नहीं बताया हुआ है कितनी अमाउंट, मतलब सारी अमाउंट। ही पेड द अमाउंट मतलब अर्जुन ने सारा पैसा पे कर दिया सेम डे पे, एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट, तो अर्जुन ने सारा पैसा पे कर दिया सेम डे पे, तो सारा का सारा 20,160 जो है वो कैश ट्रांजैक्शन में आएगा, सारा का सारा 20,160 कैश ट्रांजैक्शन में आएगा। इसमें 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे हम लोग, तो 20,160 का 5% कैश डिस्काउंट, ये होता है 20,160 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, ये कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 20,160 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, ये होता है 1008। ये 1008 मैं माइनस कर दूंगा, 1008 ये मैं माइनस कर दूंगा, तो 20,160 माइनस 1008, 20,160 माइनस 1008, तो ये आएगा 19,152।
19,152 रुपीज अर्जुन ने हमको कैश पे कर दिया होगा। ये कैश हमारा रिसीव्ड होगा क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा। तो 20160 जो ये वाली अमाउंट आई थी 20160, ये सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा 0। वैसे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है उसमें अर्जुन का नाम आता है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है उसमें अर्जुन का नाम आता है। अब मैं ऐसे सिखाता हूं आप लोगों को शुरू से लेकर, जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश अकाउंट होता है तो मैं ऐसे बोलता हूं शुरू से लेकर कि सेल्स की एंट्री हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। सेल्स की एंट्री हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। अब थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, सेल्स हो गया क्रेडिट, आउटपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट होगा, अर्जुन हो जाएगा डेबिट। कितना अर्जुन डेबिट होगा? 0। ये 0 आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कैश हो जाएगा डेबिट 19,152, कैश हो जाएगा डेबिट 19,152। और ये जो डिस्काउंट अलाउड है, जो डेबिट वाला डिस्काउंट होता है वो अलाउड होता है, ये मिल जाएगा डेबिट। अब जहां जहां पे मैंने येलो बैकग्राउंड किया है वो अमाउंट्स हमारे काम की है। तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 18,000, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा क्रेडिट 2160, अर्जुन होगा डेबिट 0, कैश होगा डेबिट 19,152, डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट 1008। ठीक है, ये कैलकुलेशन होती है टीडीसीडी की अलोंग विद जीएसटी। ठीक है, अभी अगर सेम स्टेट होता तो सिर्फ ये फर्क होता कि यहाँ पे हो जाता ऐड 6% आउटपुट सीजीएसटी और ऐड 6% आउटपुट एसजीएसटी। अगर सेम स्टेट होता तो भी आता 2160 ही, लेकिन 2160 के दो पार्ट्स हो जाते, 1080 सीजीएसटी हो जाता और 1080 एसजीएसटी हो जाता। आंसर तो वही आने वाला है, आंसर तो 2160 ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, अभी मैं लिखाना शुरू करता हूं, मैं एंट्री लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले 18,000 सेल्स में क्रेडिट और 2160 आउटपुट आईजीएसटी में। 18,000 2160, पहले अमाउंट लिखते हैं। 18,000 2160, 18,000 है सेल्स टू सेल्स अकाउंट और 2160 है आउटपुट आईजीएसटी। ये दोनों हो गए क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। अब ये अर्जुन होगा डेबिट 0, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कैश होगा डेबिट 19,152, डिस्काउंट अगर डेबिट में होता है तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो 19,152 कैश में डेबिट और 1008 डिस्काउंट में डेबिट। नंबर्स याद करो, 19,152 1008। वन नाइन वन फाइव टू 1008 19152 इतना कैश हमको मिला, कैश अकाउंट डेबिट। और 1008 डिस्काउंट अगर डेबिट में होता है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर 5 था ये, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। ऑब्वियसली डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल है, ये देखो मेरी स्क्रीन पे आपको नीचे नीचे दिखेगा राइट साइड पे 20160। डेबिट का टोटल है 20160, क्रेडिट का टोटल भी वही है 20160। मतलब डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स इक्वल होनी चाहिए, कंपलसरी। बस बाकी एक अर्जुन अकाउंट डेबिट था 0, वो मैंने नहीं लिखा। बीइंग अर्जुन 0 आप लोग भी नहीं लिखना। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। डन, नरेशन में जो अच्छा लगे। डन, आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम रमेश whose account was written off as bad debt in the past। इन लोगों ने लिखा नहीं है इन द पास्ट, ऑब्वियसली राइट ऑफ कर दिया था, मतलब माइनस कर दिया था रमेश का अकाउंट। अब रमेश का अकाउंट हमने एज बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था और रमेश ने हमको 2,000 रुपए वापस दिए, मतलब हम रमेश का पैसा भूल गए थे। अब रमेश ने हमको 2,000 रुपए वापस दिए, इसमें जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, ये कोई परचेज सेल नहीं है, इसमें जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। 2,000 रुपए, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं?
बैड डेट रिकवरी। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, कैश हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट, और 2000 रुपए बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है, बैड डेट रिकवरी हो जाएगा क्रेडिट। मैं लिख के बताता हूँ 6th पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6th पॉइंट। कैश 2000 हमको मिला, बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। अगर आप इसमें बैड डेट रिकवरी अकाउंट लिखते हो तो ये करेक्ट है, अगर आप बैड डेट रिकवरी लिखते हो तो करेक्ट है। अगर आप ऐसे लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट तो रॉन्ग है। अगर आप कैश टू रमेश लिखते हो तो रॉन्ग, रमेश नहीं लिखना। मैंने रूल बताए आपको बहुत बार, एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम, एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता। यहाँ पे पार्टी का नाम, रमेश का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है। तो कैश हमको मिला, कैश हो जाएगा डेबिट, बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम है तो बैड डेट रिकवरी हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, मैं रमेश का नाम डिलीट कर देता हूं। हमारी सही एंट्री कैश टू बैड डेट रिकवरी 2000 रुपए, ये 2000 हमारी इनकम है। कैश टू बैड डेट रिकवरी बीइंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट रिकवरी received, being the amount of bad debt recovery received, done। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा पॉइंट था? 6th पॉइंट। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। जितना मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया पहले इतना लिखेंगे। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 3 है। कितना लिखेंगे सब लोग पहले? बाकी का रिमेनिंग पोर्शन आंसर का मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। कितना लिखेंगे सब लोग? ठीक है, शुरू करो। शुरू करो बेटा, लिखते रहो।